जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार एक्यू एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन सा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पीएच स्केल को। यहां बात करते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने। किसने की है? सोरेनसन ने। कब की है दोस्तों? सन 1909 के अंदर। तो पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहां बात करते हैं कि ये जो पीएच है, इस पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपके सामने एक पीएच स्केल है। ये क्या है? आपके सामने एक पीएच स्केल दे रखी है। इस पीएच स्केल के ऊपर कुछ मान लिखे हुए हैं। अगर यहां बात करते हैं कि 0 से 7 तक की अगर बात की जाए कि 0 से 7 के मध्य किस प्रकृति का होता है बेटा, तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी 0 से 7 तक अगर किसी का पीएच मान है तो वो 7 से कम किसी का पीएच मान है तो वो इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो आपका राइट आंसर होगा किस प्रकृति का होगा? अम्लीय। अगर किसी का पीएच मान क्या है? 7 है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दोस्तों शुद्ध जल जो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। और इसका पीएच मान कितना रहता है? 7 रहता है। 7 से अधिक और 14 तक, अगर 7 से 14 के मध्य किसी का पीएच मान हो तो उसकी प्रकृति कैसी रहती है? तो आपका राइट आंसर होगा कैसी रहती है? क्षारीय। कैसी प्रकृति रहती है? क्षारीय प्रकृति रहती है। यहां देखिए अम्ल का पीएच मान घटने पर यह प्रबल होता है। इधर देखिए इस पीएच स्केल की तरफ देखो दोस्तों। यहां बात करते हैं कि 0 से 3 तक बात की जाए कि अगर किसी का पीएच मान 0 से 3 तक रहे तो उसकी प्रकृति कैसी रहती है? वो किस प्रकार का अम्ल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी वो किस प्रकार का अम्ल है? वो एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। यहां अगर बात की जाए कि 3 से ऊपर तथा 7 से कम अगर किसी का पीएच मान रहता है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? वो वीक एसिड होगा। यानी वो कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल। यहां बात करते हैं अगर किसी का पीएच मान 7 रहे तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। किस प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति का होगा। यहां 7 से अधिक और 9 से कम रहे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? दुर्बल क्षार। किस तरह का रहेगा वो? दुर्बल क्षार प्रकृति का रहेगा। कैसा क्षार रहेगा? दुर्बल क्षार। और अगर 9 से 14 तक किसी का पीएच मान है तो वो किस प्रकृति का रहता है? प्रबल क्षार का रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अम्ल का पीएच मान घटने में प्रबल होता है। यानी जितना पीएच मान कम होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ बात करते हैं क्षार का पीएच मान बढ़ने पर प्रबल होता है। यानी जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा उसकी क्षारीयता भी उतनी ही अधिक होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां बात करते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, H2SO4 जिसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, किंग ऑफ एसिड। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना रहता है? 1। कितना रहता है? 1। यहां बात करते हैं HNO3 की बात की जाए, HNO3 जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और इसका पीएच मान कितना रहता है? 1.5। कितना रहता है? 1.5। और HCl का पीएच मान कितना रहता है? 0। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया? HCl, H2SO4 और HNO3। यहां बात करते हैं बेस की यानी क्षार की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग क्षार कौन कौन से होते हैं? NaOH की बात करें, इसका बात करते हैं तो इसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है? 12.5 रहता है। यहाँ MgOH के होल ट्वाइस की बात की जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों?
10.5। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है 14। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 12.5 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात की जाए MgOH के होल ट्वाइस की बात की जाए तो इसका पीएच मान कितना रहता है 10.5 रहता है। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान है जिनको डिस्कस करते हैं। रुधिर की बात की जाए यानी रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान है 7.4। कितना रहता है 7.4। जीभ के अंदर जो लार पाई जाती है इस लार का पीएच मान कितना होता है 6.8। कितना होता है 6.8। शुद्ध जल का पीएच मान कितना रहता है 7। और ये शुद्ध जल होता है दोस्तों, ये विद्युत का क्या रहता है कुचालक रहता है। दूध की बात की जाए तो दूध का पीएच मान कितना रहता है 6.5। यहां समुद्री जल की बात करें, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है समुद्री जल से। समुद्री जल का पीएच मान कितना है 8। कितना होता है 8। यहां बात करते हैं लीवर की, तो लीवर का पीएच मान 8। अम्लीय वर्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। अम्लीय वर्षा की बात की जाए तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना रहता है लेस देन 5.6। कितना रहता है लेस देन 5.6। यहां बात करते हैं कि ये जो अम्लीय वर्षा है, जो मानसून की पहली वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होती है अम्लीय वर्षा होती है। ध्यान रखना इनो की बात करते हैं, इनो का पीएच मान कितना रहता है 10.5 यानी 10.5। माउथ की बात की जाए तो पीएच मान कितना 5.5। टूथपेस्ट की बात करते हैं तो इसका पीएच मान कितना रहता है 8 से 9। यहां बात करते हैं सिरका, तो दोस्तों सिरके का पीएच मान कितना 3। बात की जाए यूरिन की तो यूरिन का पीएच मान कितना होता है 6। बात की जाए शराब की तो शराब का पीएच मान होता है 3.4 से 4.1। टमाटर के पीएच मान की बात करें तो 3.2 से 4.2। यहां नींबू के पीएच मान की बात करें तो 2.4 से 3.3। अब देखिए दोस्तों अपन देखते हैं अम्ल क्षार लवण, इसको 4 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो पुराना सिद्धांत है आप सभी बच्चों को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अम्ल जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं, क्षार है जो स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल है जो नीले लिटमस पत्थर को किसमें चेंज कर देता है लाल में कर देता है। ये सब चीजें आप पढ़ते हुए आए हो। सबसे पहले देखेंगे इसके पुराने सिद्धांत को, फिर देखेंगे आर्हेनियस के सिद्धांत को, उसके बाद में देखेंगे ब्रेस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट को, और फिर देखेंगे लुईस के सिद्धांत को। तो चलते हैं, सबसे पहले पुराना सिद्धांत देखेंगे, ओल्डेस्ट कंसेप्ट देखेंगे क्या है अम्ल। अम्ल का आप कैसे पता कर सकते हो, उसका टेस्ट करके आप पता कर सकते हो, उसका स्वाद चक्कर आपको पता चलेगा कि अम्ल है। अगर आप उसको टेस्ट करोगे तो वो टेस्ट में कैसा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। लेकिन ध्यान रखना जहां केमिस्ट्री है वहां पे आपको अपवाद तो देखने के लिए मिलेंगे ही, जहां केमिस्ट्री है वहां पे अपवाद तो देखने के लिए मिलेंगे ही। ध्यान रखना अपवाद की बात की जाए तो ग्लाइसिन और एलाइनिन, इसकी बात करते हैं। ये दो ऐसे अम्ल होते हैं जो स्वाद के अंदर कैसे होते हैं, खट्टे नहीं होते हैं। अम्ल है जो लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, ये जो लिटमस पेपर है नीला लिटमस पेपर, इसको किसमें चेंज कर देता है, लाल के अंदर चेंज कर देता है। और लिटमस पेपर किससे मिलके बना रहता है, लाइकेन से मिलके बने हुए होते हैं। दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, अगर अम्ल है इस अम्ल की अभिक्रिया, अगर अम्ल है इसको धातु के साथ अगर इसकी क्रिया करवाई जाए तो किसका निर्माण होता है, धातु लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, धातु लवण। और कौन सी गैस देता है, H2 गैस देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्ल की किससे क्रिया करवाई जाए कि H2 गैस प्राप्त हो, तो किससे क्रिया करवाएंगे, धातु से। एक ऐसा अम्ल होता है जिसके अगर धातु से क्रिया करवाने पर भी वो दोस्तों H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो अपवाद स्वरूप वो कौन सा हो जाएगा, HNO3, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। यहां बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो H2SO4 की जिंक से अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो
किसका निर्माण होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, ZnSO4, और कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाती है। यह बात करते हैं ये जो अम्ल है, इस अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा दोस्तों, धातु लवण का, उसके साथ पानी और CO2 गैस का। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहां से कि अम्ल की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्रिया, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस। तो एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अपवाद स्वरूप दो ऐसे अम्ल है जो क्या है, स्वाद के अंदर खट्टे नहीं होते, एक तो ग्लाइसिन, एक होता है एलाइनिन। यहाँ बात जो लिटमस पेपर है, इसको नीले लिटमस पत्थर को अम्ल किसमें चेंज कर देता है दोस्तों, लाल के अंदर चेंज कर देता है। अम्ल की अगर धातु के साथ क्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी बताओ, H2 गैस निकलेगी। और अम्ल की कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट से अगर क्रिया करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे कुछ मैंने अम्ल लिखे हैं, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, जो प्लांट तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे बात की जाए टमाटर, टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, और इस ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। कौन सा फॉर्मूला होता है, C2H2O4। यहां बात करते हैं टार्ट्रिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, C4H6O6। यहां बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O3। अकार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, जो अर्थ कष से प्राप्त होते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, क्षार की बात करते हैं। क्षार को अगर आप टेस्ट करोगे तो ये स्वाद में कैसे मिलेगा, आपको कड़वापन मिलेगा, यानी क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, नीले में। और यहां बात करते हैं अम्ल है जो नीले लिटमस पत्थर को किस में चेंज करता है, लाल में। और क्षार किस में करता है, लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। अगर क्षार की किसी धातु से क्रिया करवाई जाए, कोई भी क्षार है, इसके अगर अपन धातु से क्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। यही अगर अपन एसिड की भी, अगर यहाँ एसिड की बात करें और अगर एसिड की भी किसी मेटल से क्रिया करवाते हैं तो भी हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, H2 गैस प्राप्त होती है। यहां देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल की बात करते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से क्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस का स्राव होता है। बात करते हैं जो क्षार है, इनको टच करने पे कैसे लगते हैं, ये चिकने लगते हैं। टच करने पे कैसे होते हैं, क्षार चिकने होते हैं। यहां बात करते हैं सेकंड कंसेप्ट की ओर चलते हैं, आरएनएस का सिद्धांत। इसके सिद्धांत की ओर, आरएनएस का सिद्धांत। आरएनएस जी ने अम्ल की क्या परिभाषा दी है दोस्तों, जब भी किसी विलयन को पानी में डालने पर वो कौन से आयन क्रिएट करे, H+ आयन। कौन से आयन दे, H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, जब भी किसी विलयन को पानी में डालने पर वो कौन से आयन क्रिएट करे, H+ आयन क्रिएट करे, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी ये एसिड है, अगर इसको किसी विलयन में डाला जाता है, यानी एसिड किसे कहेंगे, इस विलयन को किसी भी जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। जैसे HCl है, HCl को जलीय विलयन में डाला गया तो वो किस में हो जाता है, H+ और Cl-। यहां बात करते हैं H2SO4, अगर इसको जलीय विलयन में डालते हैं तो दोस्तों ये 2H+ प्लस SO4 के अंदर
टूट जाता है। तो ध्यान रखना, यहां बात करते हैं क्षारकीयता। क्षारकीयता किसे कहते हैं? बेसिसिटी किसे कहते हैं? किसी भी अम्ल के द्वारा त्यागे गए H+ आयन की मात्रा। किसे कहते हैं? किसी भी अम्ल के द्वारा त्यागे गए H+ आयन की मात्रा को ही क्या कहते हैं? क्षारकीयता कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारकीयता कहते हैं। यहां देखो, इस HCl की बात करते हैं। HCl के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन त्यागे गए हैं? एक ही तो त्यागा गया है दोस्तों। कितने? एक। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? एक। और एक को क्या कहते हैं? एक क्षारीय अम्ल यानी मोनोबेसिक एसिड। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि HCl है, HCl एक क्षारीय अम्ल है या द्विक्षारीय अम्ल है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो HCl है किस प्रकार का अम्ल है? एक क्षारकीय अम्ल है। फिर बात करते हैं H2SO4। ये देखो 2H+ SO4 के अंदर हो जाता है। तो यहां बात करते हैं 2H+। तो दोस्तों इसने हाइड्रोजन के कितने आयन त्यागे? कितने त्यागे? 2 आयन। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विक्षारकीय अम्ल। क्या कहते हैं? द्विक्षारकीय अम्ल। कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। HNO3 की बात करते हैं। HNO3 की बात करते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने हैं? एक ही तो है दोस्तों, एक ही तो अणु है। तो ये किस तरह का हो जाएगा बताओ? एक क्षारकीय अम्ल। H2CO3 की बात करते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो कार्बोनिक अम्ल की अगर बात की जाए तो ये H2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु है? 2 अणु है। तो ये किस प्रकार का है? द्विक्षारकीय अम्ल। यहाँ बात करते हैं H2C2O4 यानी ऑक्जेलिक अम्ल। इस ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जाए तो ये एक क्षारकीय अम्ल है या द्विक्षारकीय अम्ल है? तो दोस्तों ये कैसा अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल। क्यों? इसमें ये जो H2 है इसके कितने अणु है? 2 अणु है कि नहीं है H के? आगे देखिए, यहां बात करते हैं आर्हेनियस के अनुसार ये अम्ल है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। यानी एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक किस प्रकार का अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल। दोस्तों प्रबल अम्ल किसे कहेंगे अपन? ध्यान रखना, जो H+ आयन ज्यादा क्रिएट करे। कौन सा आयन ज्यादा क्रिएट करे? H+ आयन ज्यादा क्रिएट करे, वो किस प्रकार का अम्ल होता है? प्रबल अम्ल। और इनका पीएच मान कितना रहता है? 3 से कम। पीएच मान कितना रहेगा? 3 से कम। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इनका पीएच मान कितना रहता है? 3 से कम। और ये प्रॉपर रूप से जल के अंदर घुल जाए, इसीलिए इनको ही क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। और ये H+ आयन ज्यादा मात्रा में सिक्रेट करे तथा इनका पीएच मान 3 से क्या रहे? कम रहे। यानी दुर्बल अम्ल की बात की जाए तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? जो H+ आयन क्या करे? कम क्रिएट करे। यानी ऐसे अम्ल जो H+ आयन कम क्रिएट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। इनका पीएच मान कितना रहता है? 3.5 से लेकर और 7 से कम, ये इनका पीएच मान रहता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? ऑक्जेलिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। यहां भी अपवाद है दोस्तों। यहां क्या अपवाद है? 3 ऐसी गैस है जिनकी प्रकृति तो क्या है? अम्लीय है। प्रकृति तो क्या है? अम्लीय है, लेकिन वो H+ आयन क्रिएट नहीं करती है। प्रकृति तो क्या है? अम्लीय है। कौन कौन सी? CO2, SO2 और NO2। यहां बात करते हैं आगे बात करें कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहां बात करते हैं SO2 की बात करें तो SO2 की जब जल से क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होता है? H2SO4 का निर्माण होता है। यहां NO2 की बात की जाए, NO2 की जब जल से क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होता है? HNO3 का निर्माण होता है। और CO2 की बात की जाए तो CO2 के अगर जल से क्रिया करवाएंगे तो H2CO3 का निर्माण होता है। ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा के अंदर इन्हीं गैसों का प्रयोग किया जाता है और इनका पीएच मान कितना रहता है? लेस देन 5.5 रहता है।
आगे देखिए दोस्तों, क्षार किसे कहते हैं। आरएनएस के अनुसार बात की जाए, आरएनएस के द्वारा जब भी किसी विलयन को पानी में डालने पर, आरएनएस के अनुसार जब भी किसी विलयन को अगर पानी में डालेंगे तो वो OH आयन दे, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और H+ आयन दे, उन्हें क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जलीय विलयन में डालते हैं तो ये किस में टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसको अगर जलीय विलयन में डालेंगे तो ये किस में टूटेगा, पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव के अंदर टूट जाता है। आरएनएस के अनुसार क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल क्षार होता है और एक दुर्बल क्षार। कौन से क्षार होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार की बात करें, जो जलीय विलयन में OH आयन अधिक दे, उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। इनका पीएच मान कितना रहता है, 12 से 14। यहां बात करते हैं कि ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इधर देखते हैं दुर्बल क्षार किसे कहेंगे, जो OH आयन, OH नेगेटिव आयन कम दे, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन कम दे, उन्हें क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक तथा 12 से क्या रहता है, कम रहता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त की बात की जाए तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। सी वाटर, समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल का पीएच मान कितना रहता है, 8। कॉफी, टूथपेस्ट, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, दुर्बल क्षार के। तो अपन खाने के अंदर किसको खाते हैं, दुर्बल क्षार तथा दुर्बल अम्ल को, दुर्बल क्षार तथा दुर्बल अम्ल को ही अपन टेस्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे ब्रोस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत। दोस्तों, ब्रोस्टेड एंड लोरी के सिद्धांत को कल की क्लास में देखेंगे। अभी क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लास आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।